सर एक किस्सा बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में महिला जज थी, और सर जब वो रिटायर हुई तो उस रिटायर होने से पहले का मैं उनको किस्सा बता दूं कि क्रिकेट में सट्टा लगा था जी। तो सट्टे का केस था, तो क्रिकेट जो है कि क्रिकेटर हैं या जो बोल लीजिए कि जो भी इनके एसोसिएशन है, पैसा बहुत है। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया अपने बचाव के अंदर, अपना पिटिशन फाइल की, उसके अंदर सुनवाई हुई। तो जज जो है, महिला जज जो थी सुप्रीम कोर्ट में, तो दिल्ली में केस रजिस्टर हुआ था और उसको दिल्ली पुलिस चली गई थी बॉम्बे, उससे पूछताछ करने, उसको अरेस्ट करने किसी खिलाड़ी को। तो वो ओपन कोर्ट के अंदर महिला जज कह रही, जिनकी एज जो है रिटायरमेंट से थोड़ी सी 5-6 महीने बच रही थी, 64 साढ़े 64 साल की। सर पढ़ लिख के भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है आदमी को, अखबारों में पढ़ के एक्सपीरियंस आ जाता है। सर 64.5 साल की उनकी एज, सुप्रीम कोर्ट में बैठी और कह रही है ओपन कोर्ट के अंदर कि बस दिल्ली पुलिस जो है बॉम्बे कैसे चली गई अरेस्ट करने, दिल्ली पुलिस कैसे बॉम्बे चली गई, तो बॉम्बे पुलिस करेगी ना। पता इस पर उनके जो ब्रदर जज थे उन्होंने बात को संभाला, और सर उसके बाद उन्होंने इस बात को खोला कि जब वो रिटायर हुई, तो उसके अंदर रिटायरमेंट जब होता है तो सुप्रीम कोर्ट में सब इनका फेयरवेल होता है। तो सर उनके अंदर जैसे छोटे बच्चे होते ना, 22 साल के 18 साल के, पापा पापा ऐसी, पिताजी को पापा बोले जाते कि सर मेरे पापा जो थे वो तो हाई कोर्ट में बहुत सीनियर उस पे थे, फिर उन्होंने मुझे एओआर बनवाया, फिर उन्होंने मेरे पापा ने ही मुझे जज बनवाया। ओपन उसमें कही जा रही थी। बताइए सर। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, भाई भतीजा बात चल रहा है ना। आपने क्रिकेट से मेरे को बात याद करा दी। क्रिकेट में देखिए क्या हुआ है। क्रिकेट में जस्टिस ठाकुर ने एक, जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टैंड शुरू किया कि ये दुकानदार लोग आ जाते हैं स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के लोग हाँ, आने चाहिए। आप गवास्कर को उसको बात करो कि राहुल द्रविड़ को, इनको, इन लोगों को लेके आओ। आप दुकानदार लोग ले आते हो, कोई टेलर, कोई ड्रैपर, जैसे दिल्ली में बने हुए थे टेलर ड्रैपर, वो बने होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट और वो उसके क्रिकेट एसोसिएशन के। तो जस्टिस ठाकुर ने कोशिश की कि इसको ऐसा मैं कानून बनाऊं कि इसमें खाली स्पोर्ट्स के लोग आए और कोई अपनी इसको जागीर ना बना ले। आप मानोगे, इस केस में क्रिकेट की जो रिफॉर्म करने की स्कीम थी जस्टिस ठाकुर की, आप सोच नहीं सकते उसको किसने धाराशाही किया और कितना वो एहसान फरामोश होगा आदमी। उसका मैं नाम भी ले देता हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस सारी रिफॉर्मेशन की ऐसी की तैसी कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो जो कौन, जय शाह को, जिसने क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा कभी, उसको फेवर करने के लिए अपने मेंटोर की, जस्टिस ठाकुर ने चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनाया इंडिया का। क्योंकि जस्टिस ठाकुर के पास चॉइस थी कि संजय किशन कौल को पहले बनाए कि चंद्रचूड़ को पहले बनाए। उन्होंने, जबकि संजय किशन कौल सीनियर था एज में, तो हमेशा ट्रेंड ये होता है आपस में, जो पहले ये होती है कि जो सीनियर है उसको बना दो भैया, 1 साल तू रहेगा 1 साल तू रहेगा। ठीक। तो हिसाब से तो संजय किशन कौल को बनना चाहिए था। उन्होंने हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चंद्रचूड़ को बना दिया कि तू 2.5 साल रहा है, संजय किशन कौल को मैं नाम काट रहा हूं। वो बात, वो जज अब चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। तो इतनी बड़ी फेवर ठाकुर साहब ने की, जो ठाकुर साहब उसके एक किस्म के चंद्रचूड़ के मेंटर हो गए, और वो इतना एहसान फरामोश निकला कि ठाकुर साहब की स्कीम पे ही उसने पानी फेर दिया। उसने कहा ठीक है, बनाया होगा चीफ जस्टिस आपने। वो ठाकुर साहब अच्छी बात करके गए थे, कोई ठाकुर साहब फेवर नहीं कर रहे थे हमें। आपने ठाकुर साहब की एक अच्छी बात की, अच्छी नीयत की, अच्छे स्टैंड की, ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि आप एहसान फरामोश थे और क्योंकि आपको जस्टिस से प्रेम नहीं था, आपको डंडे से डर था, आपको चीफ जस्टिस बनना था। तो आपने ऐसे व्यक्ति को बना दिया क्रिकेट का जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। ये चंद्रचूड़ की एक और करतूत की, जितनी गिनो पता नहीं क्या क्या करके गया ये आदमी। तो ये आपने अच्छी बात करी बिल्कुल महेश जी, कि जो भी चीज जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक क्यों नहीं करते कि एक जो जिसने टैक्स किया वो टैक्स डिसाइड करे, उसको क्रिमिनल क्यों मार्क करना है आपने? टैक्स डिसाइड करने दो ना उसको। और जो आप कह रहे हो कि 64 साल की एज में जज को पता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की कि दिल्ली पुलिस बॉम्बे जा सकती है, बताओ। या बच्चे को, फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि जब केस रजिस्टर हो गया तो इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, और ये थोड़ी मुलजिम जाके बॉम्बे बैठ जाए तो आप जा ही नहीं सकते, आप सब जगह जा सकते हो। यही तो मैं बता रहा हूँ, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जो लोग हैं, जो एग्जाम पास करके आते हैं, जो आपने सुंदर बात करी कि जो एग्जाम पास करके आया है उसको जज बनाइए ना, बिना एग्जाम के बना क्यों रहे हैं आप? और सबसे बड़ा एग्जाम तो मैं ये कहता हूँ पब्लिक का है। पब्लिक का एग्जाम के बिना कोई जज नहीं बनना चाहिए। पब्लिक का एग्जाम के जो सामना कर सकता है
वो जज बनने आए। और जो कहे नहीं नहीं मेरे को पब्लिक में नहीं जाना, उसको बोलो घर बैठो, फिर तुम अपनी दुकानदारी करो। जज वही बने जो कहे मैं तैयार हूं, मैं 6 महीने जो मेरे को बुलाएगा मैं वहां जाऊंगा। पार्लियामेंट बुला ले, प्रेस क्लब बुला ले, लॉयंस क्लब बुला ले, कोई एनजीओ बुला ले, मैं वहां सड़क पे माइक पे खड़ा होकर बात करूंगा, ये मेरा स्टैंड है, उस केस में मैंने ये किया, ये मैंने जनता की सेवा ये करी, सेक्रीफाइस मैंने ये करा। उसको बनाए, ये दुकानदार लोगों को नहीं बनाए। 90% वही बन रहा है दुकानदार। मैं उसको कहता हूँ जाके चमचागिरी कर रहे हैं किसी ना किसी चीज की, किसी मंत्री की। अब वो कहता है कि उस मंत्री से मिल लो तो आप जज बन जाओगे। और एक्सप्लॉयटेशन कितना होता है आप ये देखिए महेश जी, मैं नाम नहीं लूंगा, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, महिलाओं का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है जज बनने के चक्कर में, कि बड़े बड़े अच्छे परिवार के लोग भी फंस जाते हैं। वो कहते हैं चलो जज तो बने किसी तरह। और उसमें से ये अफसोस की बात यह है कि जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उनमें से 90%, मेरी तो वो सारी कलीग्स हैं, बहनें हैं, छोटी हैं, बच्चियां हैं, आज तो मैं उनको कहता हूं कि अपना स्टैंड रखिए। मैं उनको आज वार्न कर रहा हूं कि 90% महिलाएं जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो जज नहीं बनी, वो जज नहीं बनी, क्योंकि वो सब जो इतना बेईमान आदमी है जो एक्सप्लॉयट कर रहा है, तो उससे साथ क्यों रखना है? वो जज बनना क्यों जरूरी है? तो ये मैं खास स्तर पे, जो मेरी तो सारी, पहले सिस्टर कहता था, अब तो बच्चियों के बराबर है मेरी, अब तो ग्रैंड डॉटर्स के बराबर आ रही हैं जो जज। लेकिन सर यहाँ पे सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम कहते हैं उसको कि महिला का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सर ये इसको आप क्या बोलेंगे सर? ये भी अगर वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, उनको जज बना दिया जाता तो अब ठीक रहता क्या? हम तो कहते हैं कि सर अच्छा हुआ नहीं बनाया गया। मैं महेश जी यही बात कह रहा हूँ कि पहली बात तो एक्सप्लॉयटेशन 90% का तो मुफ्त में हो जाता है, खाया पिया कुछ नहीं, कुछ मिले या नहीं मिले, हम तो कहते सर अच्छा नहीं मिला। मैं यही बात कह रहा हूँ, दो बातें कह रहा हूँ। एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 90% बच्चियां एक्सप्लॉयट हो जाती हैं कि ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ी आठाना। तो वो महिलाओं, वो बच्चों को मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूँ कि बी केयरफुल। और दूसरी बात जो आपने और भी सुंदर बात करी, जो एक्सप्लॉयट होके जज बन गई वो तो सारी उम्र एक्सप्लॉयट होगी। वही तो सर, वो तो सारी उम्र एक्सप्लॉयट होगी ना। अब तो वो ये सोचती नहीं है कि अगर मैं एक्सप्लॉयट होके एक बार, कोई भी आदमी या औरत, कोई भी महिला या पुरुष जो भी एक्सप्लॉयट होके बनेगा तो वो तो फिर सारी उम्र एक्सप्लॉयट होगा, अनलेस कि वो चंद्राचूड़ जैसा एहसान फरामोश हो, वो कभी माने कभी ना माने, उसकी मर्जी है महाराज की, कभी मैं मानूंगा कभी मैं नहीं मानूंगा। ठाकुर, मैं तो, मेरे को बार बार मतलब ठाकुर साहब पे तरस तो नहीं आता है, मतलब ठाकुर साहब पे सोचता हूँ कि वो भी सोचते होंगे कि मैंने किसको बना दिया, मैंने इतना अच्छा काम किया था, इसने उसको सारा मिट्टी में डुबो दिया। तो ये ऐसे ठाकुर साहब को भी शर्म आती होगी कि मैंने यार किसको बना दिया, मैंने किस पे फेथ कर लिया। मैं, ठाकुर साहब सुन रहे होंगे तो शायद हो सकता है मेरे को कभी व्हाट्सएप से मैसेज करें, हाँ अशोक ठीक है, मेरे को अफसोस तो हुआ, वो नालायक ही है, 100% मेरे को पता है। वैसे वो कहते भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहते भी हैं कि वो मेरे से गलती हुई थी, तो ठीक है, गलती हुई थी तो आगे तो सुधारो। जो आप बात कर रहे हो, जो बाहर भाषण दे रही है, आगे सुधारो, दो नाम कि ये जज है हमारा और तैयार है आने में पब्लिक में। इसको बार बार मैं, महेश जी, इसको आप आपके चैनल पे, मैं ये समझता हूँ कि न्यूज नशा अगर ये काम करे तो 145 करोड़ की बहुत सेवा होगी। अगर ये इस बात को आप प्रोपोगेट करें कि वही जज बने जो तैयार है पब्लिक में अपनी स्क्रूटनाइज कराने का, अपना करेक्टर और अपनी नॉलेज स्क्रूटनाइज कराने का, वही आए सामने। और सिस्टम, जज और मंत्री भी इस बात को लाएं, नहीं तो भाषण देना बंद करें। ये जो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये आप देखो कितना देश का दुर्भाग्य है। जज, मंत्री और बार लीडर्स मिलके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, अच्छे लोग जज बनने चाहिए, अच्छे लोग जज बनने चाहिए। अरे करते, उसके लिए करते क्यों नहीं हो आप इलाज? उसका इलाज क्यों नहीं करते हो? खाली भाषण दे रहे हो अच्छे लोग जज बनने चाहिए, तो कौन कह रहा है अच्छा जज नहीं बनना चाहिए? अच्छे ईमानदार स्ट्रॉन्ग जज बनना कोई ये इश्क नहीं, आसान आग का दरिया है ये। मैं तभी बता रहा हूँ, मैं जब जस्टिस भंडारी ने और उसके बाद जस्टिस जैन वाज आल्सो की, इनकी जब वो चीफ जस्टिस थे कि अशोक आपको जज बनना चाहिए, मैंने कहा सर दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने देख लिया है जज बन के भी, मुझे पता आज के सिस्टम में ये हालत हो गई है कि जज बन के भी अगर आपको खुडे लाइन लगा दें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात महेश जी आपने बात की, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
जब जस्टिस कृपाल यहाँ थे तो उनकी चीफ जस्टिस से कोई पंगा हो गया किसी बात पे। अब जस्टिस कृपाल वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट जजेस, वेरी शार्प, वेरी नॉलेजेबल, इतना आई मीन थिंकिंग ऑन फीट। इतने काबिल जज को वो चीफ जस्टिस ने उठा के खुड्डे लाइन लगा दिया। उनके पास 2 केस लगते थे, उनको डीबी से हटा के लगा दिया खुड्डे लाइन। तो मैंने कहा अगर मैं जिस दिन चीफ जस्टिस ही नहीं मानी, मेरे को उठा के खुड्डे लाइन बिठा देगा कि ये ले तू लेबर के केस डिसाइड कर जिसका तेरे को एबीसी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को प्रोटोकॉल तो चाहिए नहीं, फीस चाहिए नहीं, तनख्वाह चाहिए नहीं, मैं तो जस्टिस करने के लिए बन रहा हूं और जस्टिस मैं कर नहीं सकूंगा। तो ये सिस्टम में देखिए कितनी खामियां हैं। इसलिए जो है फील्ड एक्सपर्ट, हमारे वो दोस्त हैं अभी डांडिया, उनका आप देखिए एक इंटरव्यू उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि फील्ड एक्सपर्ट लगाइए सब जगह। जिसको लेबर लॉ पता है उसको लेबर लॉ में लगाइए, जिसको क्रिमिनल पता है उसको क्रिमिनल में। बार बार बेंच ये शफल क्यों करना है? किस लिए करना है? आप जस्टिस करने आए हो, मजे लेने आए हो क्या? अब मेरे को लेबर दे दो, अब टैक्स दे दो, अब कंपनी दे दो। ठीक है, एक बार जो किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है वो दूसरा भी कर सकता है, ये बात नहीं कि दूसरा ना करे। सर अब देखिए ना, जो फोकस उस पे होना चाहिए सर, जब देखिएगा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं हम तुमको जानते हैं कि क्या प्रैक्टिस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं, बहुत अच्छे काबिल हैं और वाकई में क्रिमिनल के अंदर बहुत अच्छे हैं। उनको जो सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया सीधा। अब सर उनका जो दिमाग चल रहा था हमेशा यही चलता था कि जो मुजरिम है वो छूटना चाहिए, वो बरी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी उन लोगों को बरी कराया। और उसके बाद जब दूसरा एक किस्सा बता दें सर कि जो कोई कंपनीज का देखते थे, कॉर्पोरेट लॉ देखते थे, उनको भी जज बनाया गया। तो जब उनको जज बनाया गया तो उनके सामने संवैधानिक कोई मुद्दा आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद सब अगर कोई क्रिमिनल मुद्दा आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर जब उन्होंने मुद्दे कभी किए ही नहीं, उनकी उसमें विशेषज्ञता है ही नहीं, और जज को तो सारे मैटर सुनने पड़ते हैं, तो सर ये मतलब बड़ी एक अजीब सी बात हो जाती है कि सीधा आप जज बना रहे हैं और उनके मुद्दे सारे आ रहे हैं, सिविल भी आ रहे हैं, क्रिमिनल भी आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी आ रहे हैं। अब सर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सर कि दर्शक भी बड़ा वो करेंगे, जस्टिस काटजू थे सर, वो ठीक है रिटायर हो गए जी। तो अब इस जस्टिस हमारे जो यूयू ललित जी हैं जो बाद में चीफ जस्टिस बने, तो जस्टिस गोगोई जी थे, तो उनके कोर्ट नंबर पीछे बैठते थे और 12 या 11 के अंदर। तो जस्टिस गोगोई जी उनके साथ बेंच में थे जस्टिस यूयू ललित जी। तो जो जस्टिस यूयू ललित हैं उन्होंने सारी जिंदगी जो मुजरिमों को बरी कराया है, चाहे वो रेप का है, चाहे वो मर्डर का है, चाहे वो डकैती का है, चाहे चीटिंग का है। तो कहीं ना कहीं सोच आदमी की बनी रहती है सर। तो उसमें जब है एक केस उनके पास आया, साउथ का था सर, केरला का कहीं, कि ट्रेन के अंदर उस टाइम लड़की अकेली थी, जब लास्ट की वो होगा जर्नी का टाइम, और ऑफिस आई थी, तो उसी के अंदर एक दूसरा आदमी बदमाश बैठा हुआ था। तो सर उस लड़की को जो है धक्का दिया गया ट्रेन से गिर के, वो जब मरी है तो उसके अंदर ये था कि उस लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई, उसके सर पे 17 जगह सर की हड्डियां टूटी हुई मिली। फिर जो दरवाजा पकड़ के उसने लड़की तो दरवाजा मार मार के उसके हाथों की भी हड्डियां टूट गई, तब जाके वो नीचे गिरी। तो उसमें जो है 307 में सजा सुनाई गई। तो क्योंकि 307 में सजा सुनाई गई कि भाई तो उसका अटेम्प्ट टू मर्डर था, वो तो खुद गिर के मरी, उन्होंने तो नहीं मारा ये कह के। तो सर काफी उसके क्रिटिसाइज हुआ था कि इस तरह विभत्स वो है, उसके सर की 17 हड्डियां तोड़ दी गई, हाथों की हड्डियां टूटी हैं, तब बेचारी जाके गिर रही है। तो अब ये देखिए कि जस्टिस काटजू ने इसके जो ये आदेश आया था उसकी निंदा की, उनका नहीं ये आदेश गलत है। तो गोगोई साहब ने कहा कि आपने जो है ओपन कोर्ट, आपने ओपन मीडिया में ये बात बोली तो हमने कोर्ट की अवमानना की, इनको कोर्ट के अंदर बुला लिया साहब, सब कोर्ट भरी हुई थी। तो जस्टिस काटजू ने एक बात बोली कि मिलोड आज आप सीट पे हैं, मैं सीट से हट चुका हूं, ओके। अगर मैं सीट पे होता तो सर मैं तो इसको 302 में मान के 200% उम्र कैसे सुनाता, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही जाता ना लोगों के पास। लेकिन आप जो हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट हैं और आप इसको जो 307 में सजा कम दे रहे हैं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट का जज था और मैंने जो फैसला अगर सुनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसले को कौन, कोई भगवान तो सुनने आगे नहीं, तो वो फैसला मान्य होता है, बिल्कुल अंतिम होता है। लेकिन आज मैं नहीं हूं तो आपका फैसला अंतिम है। तो मेरा अपना मानना है कि नहीं, ये जो लड़की की है ये हत्या ही में कवर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने को यहाँ तक कहा था कि आप से ज्यादा बोल रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी को इशारा किया कि इनको अरेस्ट कर लीजिए, और एकदम से सर हमको देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन कहते बात, सर इस बात को सुनते ही एकदम से सर सब वकीलों ने एकदम से हुट किया, क्या कह रहे हैं
कि जस्टिस काटो कह रहे हैं इनको कस्टडी में ले लो, फिर एकदम से यू ललित जो थे, जस्टिस यू ललित जी, उन्होंने सिक्योरिटी वाले जो थे उनको इशारा करा आंख से कि चुप नहीं मन्ना कोई है। तो सर ये स्थिति ये है कि एक जज कहने की नहीं, ये 302 में कवर होता है, 17 हड्डियां आपने लड़की की तोड़ दी, सर की दांत तोड़ दिए, जबड़ा तोड़ दिया, फिर उसने दरवाजा पकड़ा, दरवाजा मार मार हाथ की हड्डियां तोड़ दी, जाके गिर गई हो, तो सर हत्या में कवर नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा, एक बार मैंने पहले नहीं हवा में गोली मारी पैरों में, फिर उसके पैर में मारी, फिर तीसरी पैर में मारी, फिर हाथ में मारी, अब वो उसके पास बालकोनी बची थी, मैं तो कब मार रहा हूँ, और वो कूद गया जी। तो हम बोले कि नहीं सारी तो महेश गुप्ता में 307 लगेगी, क्योंकि उसने तो गोली उसको लास्ट में सर में मारी नहीं हो, तो खुद कूद के मरा है। अरे सर मैंने तो उसको कहाँ छोड़ा जिंदा रहा, जिंद कायदे में देखा जाए तो गोली तो मैं मारता शुरू हो गया, पैर में मारी, दो हाथ में मारी, फिर एक सीने के पास भी मार दी, तो कूद के आदमी मर रहा है, तो 302 में कवर होना चाहिए। तो देखेगा कि क्या अपनी उनकी सोच थी, क्योंकि उस बेंच के अंदर जो है ऐसे जज थे जिन्होंने सारी जिंदगी मुजरिमों को छुड़ाया है, तो उन्होंने जो इसको 302 में कर ना लेकर के हत्या में ना लेकर के हत्या के प्रयास में लिया। तो सर सवाल ये है कि कुछ जजों की एक्सपर्टाइज ये है, और उसी वजह से उनका नाम है सुप्रीम कोर्ट में कि सब ये कॉर्पोरेट के हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये क्रिमिनल है, लेकिन जज बनने के बाद केस सारे उनके पास आ जाते हैं। तो सर केस की तो धज्जी आप क्या बोलेंगे सर, आप ही एक्सपर्ट, आप अपने मुंह से बोलिए कि केस की धज्जी उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। ये आपने ठीक बात कही, हम इसीलिए तो बात कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ऐसे कि फील्ड एक्सपर्ट्स को आना चाहिए। दूसरा जो आपने ये वाकया बताया जस्टिस गोगोई वाला और जस्टिस काटजू वाला, मेरे को एकदम ध्यान आ गया, ये दैट वाज अनदर लो बाय जस्टिस गोगोई। जस्टिस गोगोई ने कई हल्के बातें करी, कई सारी हल्की बातें करी, और ये भी एक बहुत ही हल्की और नीच, तो नीच ही कह सकते हो, वैसे हल्की तो नीचे करें, उनको कस्टडी में ले लो। आप देखो एक जज का ओपिनियन, एक जज, सर मैं अभी बता रहा हूँ सर, जब मैं आपसे बात कर रहा था मेरे को कितनी पुरानी बात है सर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनाते हुए बात। अरे तो जज है सुप्रीम कोर्ट के, जज से रिटायर हुए हैं वो, कोई इन पर कभी धब्बा नहीं लगा, और उसके बाद आपको उनका कस्टडी में ले लो, क्योंकि वो आपसे बहस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, इसलिए। आप अब्राहम लिंकन ने कहा था आदमी का कैरेक्टर पता लगता है जब उसको पावर दे दो, तो जस्टिस गोगोई ने अपना कैरेक्टर बता दिया जब उनको पावर मिली, तो मैं अपने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को भी अरेस्ट कर सकता हूँ। कितनी हल्की, कितनी गिरी हुई बात है। मैं ये कहता हूँ दिस इज नो कंटेम्प्ट, गिरी हुई कहना कोई कंटेम्प्ट नहीं है, कितनी गिरी हुई बात करी जस्टिस गोगोई ने। वकीलों ने वोट किया एकदम से अपने, मैं तो कहता हूँ एक मैन फ्रॉम स्ट्रीट ऑल्सो, आज रिपब्लिक डे आने वाला है, एक आदमी जो अमरूद बेचता है वो भी कह सकता है कि ये सजा गलत करी है आपने, जैसा मेरे को लगता है ये सजा नहीं करनी चाहिए थी, कह सकता है। तो ये थोड़ी उसको उठा के कस्टडी में ले लो। तो ये जस्टिस गोगोई का अनदर लो, उन्होंने कई, वही मैं कह रहा हूँ, कई गिरी हुई बातें करी। ये भी उन्होंने बहुत घिनौनी, बड़ी गिरी हुई बात करी कि अपने सुप्रीम कोर्ट जज को आप कस्टडी में लेने की बात करो जिसने सिर्फ अपना एक ओपिनियन दिया। ये क्या मतलब, आप बिल्कुल ठीक, यही तो मैं कह रहा हूँ महेश जी, किरदार जो है, किरदार इंपॉर्टेंट है, किरदार इंपॉर्टेंट है। जब तक किरदार नहीं होगा उसको जज नहीं बनाना चाहिए। गोगोई क्यों जज बने सबको पता है, कैसे उन्होंने संभाली सबको पता है, कैसे उन्होंने अपना ही मुकदमा अपने पास लगा लिया। मतलब कितनी हंसी की बात है यार, मतलब चीफ जस्टिस इंडिया अपना मुकदमा अपने पास लगा रहा है। और उसमें ये जो बार आज भाषण दे रही है, आपको ये भी पता है, मैं कबीर फैन हूं, मैं कभी खाली जजों को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, बार को पहले करता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने, गोगोई ने जब अपना मुकदमा अपने पास लगाया, तो हमारी बार का नलायक प्रेसिडेंट वहां पेश हुआ और उसने ऑब्जेक्शन नहीं करी कि माय लॉर्ड ये मत करो, ये क्या कर रहे हो आप। वो तो ऐसे खड़ा हो गया, जी जी ओब्लाइज जी कर रहा था वो। बार का प्रेसिडेंट खड़ा होके उसको बता नहीं रहा कि भैया तुम्हारी क्या, तुम अपना फैसला खुद नहीं कर सकते। ये बार का प्रेसिडेंट अगर इतना गिर गया सुप्रीम कोर्ट बार का, तो आप जज को कहां ब्लेम कर सकते हैं। बार को पहले ब्लेम करिए, फिर जज को ब्लेम करिए। मैं ये कहता हूं बार के जज ने क्यों नहीं कहा कि अपना मुकदमा अपने पास, सर मेरे को नर्सरी में बताया था, क्लास में पहली में, कि आप अपना मुकदमा नहीं सुन सकते। वो ओबलाइज कर रहा है, यस, उसको लगता है मजा आ गया मेरे को, सैटरडे को चीफ जस्टिस के ऑफिस से उसका चपड़ासी भी फोन कर देना, आ जाओ बुलाया, वो फटाफट कोट बैंड लगा के पेश हो जाता है, हाँ जी यस सर, यस सर, ओके सर, ओके सर। तो ये जब तक ठीक नहीं होगा, बार भाषण दे रही है, बार अपनी गिराबान में झांके पहले कि आप काबिल लोगों को क्यों नहीं आगे ला रहे हो। आप धड़ल्ले से बोलो ये है महेश गुप्ता सर, आप ले लीजिए बयान जिसने लेने हैं, ये हम चाहते हैं ये जज बने। और ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बार को बार आह्वान कर रहा हूं, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे नाम लेने से उनका बेचारों का नाम कभी जाएगा ही नहीं।
मैं अगर उनका नाम ले दिया। ऐसे बहुत जज हैं जो काबिल हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, नीडर हैं। ऐसे बहुत वकील हैं जो जज बन सकते हैं, जज बनने के काबिल हैं, लेकिन वो बनेंगे नहीं, इस सिस्टम में नहीं बनेंगे। जब तक सिस्टम नहीं चेंज होगा वो नहीं बनेंगे। वो अपना शाम को ड्रिंक पे पार्टी करके अपना गुस्सा उतार लेंगे, छोड़ यार हमने क्या लेना, कि कौन जाए, कौन पड़े, मैं तो पाँव पड़ता नहीं हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलते हैं जी। अरे आपको चलो मैं बिल्कुल और बात बता दूं, चलिए, ट्रूथ फेयर्स नो एग्जामिनेशन कहते हैं, साच को कोई डर नहीं होता। एक व्यक्ति ने, चलिए मैं वकील का नाम नहीं लूंगा, जज का नाम ले देता हूं। एक व्यक्ति ने उसको बुलाया जस्टिस सूर्यकांत के पास कि आप यहाँ आइए, आपको हम जज बनाना, वहाँ हरियाणा का वो बनाना चाहते हैं एडवोकेट जनरल या कुछ ऐसा। तो उसने कहा यार मैं फिर जज को जाके क्यों मिलूं, मेरे को बनाना है तो बना दो। तो मैं जज को, इसके लिए जज को क्यों मिलना, उन्होंने ही बनाया उसको, ये तो अभी से डिफाइंड है, बाद में क्या करेगा। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरे को, मैं क्यों मिलूंगा जाके, भैया मेरे को अगर बनाना है एडवोकेट जनरल तो बना दो, मैं मिलने थोड़ी जाऊंगा एडवोकेट जनरल बनाना है तो देखिए बार में तो हीरे हैं, लेकिन हीरे के लिए तो फिर कोई पारखी चाहिए ना। पारखी की निगाह तो उस पे है जो पांव छू रहा है, जो एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है। वो जो उत्तराखंड में देख रहे हो ना एक्स्ट्रा सर्विस वाले भी, एक्स्ट्रा सर्विस वाले जज बने यार, बताओ, एक्स्ट्रा सर्विस वाले भी जज बने। आप कभी शाम को बैठना ड्रिंक पे, मैं बताऊंगा नाम उनके सारे के। चलिए, एक्स्ट्रा सर्विस वाले बन गए, जो उत्तराखंड में एक्स्ट्रा सर्विस चल रहा है वो जज बन गए, बताओ। तो बताओ एक्स्ट्रा सर्विस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।